एक सवाल उठता है कि लेबर कोड क्या है और लेबर कोड में किस तरह के मुकदमे चलते हैं। तो लेबर कोड में किस तरह से मुकदमे चलते हैं, इसको जानने के लिए पहले तो ये मान लिया जाना जाए कि लेबर कोड बना क्या और इसका उद्देश्य क्या है। तो लेबर कोड का उद्देश्य है औद्योगिक शांति बनाए रखना, और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम है। औद्योगिक विवाद अधिनियम केंद्र सरकार का है और कुछ राज्य जो पूरे भारत पर लागू होता है, और इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने अपना औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है बनाया है, वो भी लागू होता है। लेकिन जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है। इसमें एक धारा 12 है, उसमें कह दिया गया है कि जिस बिंदु पर इस कानून में, उत्तर प्रदेश के कानून में व्यवस्था नहीं है, उस पर केंद्र सरकार वाला कानून लागू होगा। तो ये हो गया। अब मान लें कि ये जो केंद्रीय लेबर कोर्ट है वो रेलवे, पोस्ट ऑफिस और इससे जैसे रेलवे का कोई भी विभाग हुआ है, उसमें जहाँ बनता है जो फैक्ट्री, उसके अंदर जहाँ जहाँ ट्रेन बनती है या जहाँ रेल बनते हैं या जहाँ जहाँ उसमें जो काम होता है उसके जितने ठेकेदार हैं, तो वो सब पर ये जो ठेका से काम होता है, सरकार रेलवे खुद काम कराती है, उस पर सब पर लागू होता है। पोस्ट ऑफिस विभाग में भी जो जितने भी उसमें काम होते हैं, चाहे ठेका से होते हैं चाहे सरकार कराती है, वो सब पर लागू होता है। तो ये हो गया जो है वो केंद्रीय। और राज्य सरकार में जैसे रोडवेज हुआ, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, दुकान है, सिनेमा है, फैक्ट्री है, तो तो इस पर लागू होता है। पेट्रोलियम कंपनी है तो इस पर भी वो कुछ मामलों में ये राज्य कानून लागू होता है, कुछ मामलों में वह केंद्र कानून लागू होता है। ये थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ तक, किस स्तर तक कौन कानून लागू होता है, वो समझ के लगाना पड़ता है। तो अब ये हो गया कि लेबर कोड दो हुए, एक केंद्रीय लेबर कोड और एक राज्य लेबर कोड। अब ये सवाल है कि लेबर कोड में जाने के लिए कौन अधिकृत है। तो लेबर कोड में जाने के लिए जो श्रमिक की परिभाषा में आते हैं वो उसमें अपना केस लगा सकते हैं। तो अब श्रमिक की परिभाषा में कौन आता है, वो जो हम यानी लेबर जो हम लेबर जानते हैं, यानी जिसका हिंदी होता है मजदूर, उसमें हमारे जानने में और कानून में अंतर है। कानून में परिभाषा दिया है कि कौन लेबर की कैटेगरी में आता है, कौन मालिक की कैटेगरी में आता है। तो सामान्य जानकारी यह है कि जैसे जो सुपरवाइजर होते हैं मालिक और लेबर के बीच में, यह मीडिएटर होते हैं। तो सुपरवाइजर से नीचे के लेबर होते हैं और सुपरवाइजर से ऊपर मालिक होते हैं। और जो सुपरवाइजर होता है वो कहीं 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 मालिक है तो कहीं वो मजदूर है। ये उसके वेतन के आधार पर तय होता है, तो और उसके कार्य के आधार पर तय होता है। तो ये जो हो गया लेबर कोड में कौन मुकदमा लगा सकता है। लेबर कोड में जो लेबर की परिभाषा में आते हैं वो मुकदमा लगा सकते हैं। इसमें सबसे निचले स्तर से जैसे स्वीपर हुआ, चपरासी, स्वीपर, चपरासी, कुली, मेट, टाइपिस्ट, क्लर्क, ये सब आते हैं इसमें मजदूर के श्रेणी में। ये इनका केस लगता है। और अब किस तरह का केस लगता है, तो लेबर कोड में दोनों लेबर कोड, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, ये दोनों के बारे में एक बात एकदम स्पष्ट है कि दोनों में, सरकार में और प्राइवेट में कोई भेदभाव नहीं है। सरकारी चाहे अधिष्ठान हो और चाहे प्राइवेट हो, दोनों पर कानून बराबर लागू होता है। और इसमें जो लेबर कोर्ट में दो तरह मुकदमे होते हैं, एक तो लेबर कोर्ट में डायरेक्ट किया जाता है और एक श्रम विभाग भेजता है। तो इसमें एक बता दें कि श्रम विभाग भी दो तरह का होता है, एक केंद्र सरकार का श्रम विभाग है, एक राज्य सरकार का श्रम विभाग है। तो अब आगे बताएंगे। तो इसमें लेबर कोर्ट में डायरेक्ट वह मुकदमे लगते हैं जिसके लिए पहले से कोई नियम हो, कानून हो या आदेश हो, उसको एग्जिस्टिंग राइट कहते हैं। यानी जो आदेश विद्यमान हो लेकिन उसका पालन न हो रहा हो। ये अक्सर ऐसा तब होता है जैसे जब कर्मचारी जैसे कभी वो देहात में गया, कभी शहर में आया, तो शहर और देहात और कस्बा में रेट अलग अलग होता है इसका, आवास भत्ता का, वाहन भत्ता का। तो कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो जगह के साथ बदलते रहते हैं, तो इसमें कुछ भुगतान में परेशानी आ जाती है। तो कहीं कहीं भुगतान रोक दिया जाता है या नहीं मिलता है या कम मिलता है। तो ऐसे जो भत्ते हैं
और जो धन मिल रहा है उससे कम मिल रहा है या बिल्कुल नहीं मिलता है, तो उसका जो है वह केस लेबर कोर्ट में डायरेक्ट लगता है। लेकिन अब बैठकी हो गया, मान लीजिए कि काम से कर्मचारी का बैठकी हो गया, छटनी हो गया, टर्मिनेशन हो गया, डिसमिसल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये अलग अलग वो है कैटेगरी है नौकरी से निकालने का। ले आप दूसरा है छटनी अलग है, टर्मिनेशन, डिसमिसल, डिस्चार्ज, ये अलग अलग नौकरी से निकालने का तरीका है। और इसमें मालिक जो भी तरीका अपनावे, लेकिन जो कर्मचारी दरखास्त देता है वो यही कहता है कि हमको काम से निकाल दिया गया। तो अब लेबर कोर्ट में जाने के लिए कर्मचारी के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि वह अपने मालिक या जहाँ जहाँ वह काम करता था वह काम करने वाले मालिक से वह डायरेक्ट स्वयं या अपने यूनियन के साथ अगर कोई है तो मालिक से मांग करे कि साहब हमको हमारे साथ ये ऐसे ऐसे है, मैं जो भी उसका ग्राउंड हो कि जैसे लास्ट कम फर्स्ट गो वाला सिद्धांत है कि जो कर्मचारी बाद में आएगा वो सबसे पहले नौकरी जाएगा। तो मान लीजिए कि ले ऑफ हुआ, ले ऑफ का मतलब कुछ दिन के लिए बैठकी होता है और मान लीजिए काम कम हो गया या ओवर रनिंग हो रहा था, काम नहीं होगा या माल कम आया है या वो ठेका नहीं मिला है या ऑर्डर नहीं मिला है, तो काम अगर कम करना है, कुछ के दिन के लिए बंद करना है, तो ले ऑफ किया जाता है। और छटनी उससे थोड़ा बड़ा होता है कि मालिक को पैसे की कमी है या उसको काम कम करना है, 2 साल 2 साल के लिए हमेशा के लिए वो छटनी करता है कि हमको अब 100 कर्मचारी नहीं रखना, अब 80 कर्मचारी रखना है या 75, जो भी, यानी जितने कर्मचारी जब उससे कम करना होता है तो जब वो निकालता है तो जो सबसे बाद वाला कर्मचारी होता है उसको पहले निकालेगा। और उसमें मालिक के लिए एक अनिवार्य है कि किसी भी कर्मचारी को जो अपने अधिष्ठान में, वो अधिष्ठान को अंग्रेजी में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो जब वह अपने अधिष्ठान में किसी को काम देगा तो जो भी काम देगा तो उसकी ड्यूटी है कि वह कर्मचारी का पता कर ले, उसका घर, उसका पूरा पता, उसका उम्र, उसका शिक्षा, जो उसको ज़रूरत है वो पता कर ले। अगर नहीं पता करता है तो उसमें कर्मचारी का दोष कम माना जाता है, मालिक का दोष अधिक माना जाता है। तो अब मान लीजिए कि ले ऑफ हो गया तो उसी ले ऑफ में नोटिस होता है, तो नोटिस में मालिक बता देता है कि हम 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, जितने दिन के लिए उसको ले ऑफ करना है। वैसे ले ऑफ का नियम है कि इतने दिन से अधिक ले ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ले ऑफ करना है वो हमेशा वो भी बदलता रहता है। तो ले ऑफ करने के लिए वो नोटिस देंगे कि हम इतने दिन के अंदर, इतने दिन के लिए ले ऑफ, इतने दिन के बाद काम में आ जाइए। और अगर छटनी होता है, छटनी में भी वो बताएंगे कि हम कितने दिन के लिए हम छटनी हमेशा के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो अगर छटनी करते हैं तब भी वो बताएंगे। और अगर उनको दोबारा काम पर रखना हुआ तो वो उनकी ड्यूटी होती है कि वो उसी को बुलावें जो इसकी छटनी किया गया है। जब कर्मचारी जो काम कर रहा है वो छटनी का नियम है कि वो अगर उसको काम पर से बैठकी कर दिए हैं तो उसी, अगर काम फिर से शुरू होता है तो जब तक वो ये न कह दे कि मैं अब काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी, और लिखित में न कर दे कि अब काम करने के योग्य नहीं है, तभी उसको दूसरे को रखा जाएगा, नहीं तो वो उसको रखना ही पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी नोटिस देने के बाद नहीं आता है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो कर्मचारी काम पर नहीं आया जाता हो। मालिक की ड्यूटी है कि वो पता करे कर्मचारी क्यों नहीं आ रहा है। उसकी मान लीजिए कर्मचारी कोई ड्यूटी पर नहीं आ रहा है और वो चाहे छटनी हो चाहे ड्यूटी हो, अगर नहीं आ रहा तो ये कर्मचारी मालिक नहीं मान सकता है कि वो नौकरी छोड़ दिया। नहीं, उसका ड्यूटी है को पता करे कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं वो ऐसी हालत में नहीं है कि वो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो मालिक उसको पता करेगा। और पता करने के बाद वो उसकी ड्यूटी है कि वो क्या क्या करेगा, दवा कराएगा उसको। जब सब कुछ फेल हो जाएगा तभी वो उसके जगह पर दूसरे किसी को रख सकता है। मालिक ऐसे नहीं है कि अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको जा करके दूसरा आदमी रख ले। तो और ये जो हमने बताया ले ऑफ, छटनी, टर्मिनेशन, डिसमिसल, डिस्चार्ज, ये अलग अलग कैटेगरी है जिसको अलग अलग, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, वो नहीं किया जा सकता, वो अलग अलग ही बताया जा सकता है या अलग अलग पोस्ट में बताया जा सकता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं।
तो यह जो समझौता, यह जो मान लीजिए कि अगर हमने बताया कि एक तो लेबर कोर्ट में डायरेक्ट मुकदमा लगता है जो एग्जिस्टिंग राइट के लिए लगता है, यानी जिसका आदेश नियम कानून या आदेश पहले से हो, और दूसरा यह है कि अगर उसको काम से निकाला गया है, किसी भी का आधार पर काम से निकाला गया है, तो उसके लिए वो जो कर्मचारी होगा वो मालिक से मांग करेगा कि हमको काम पर बहाल कर दीजिए, हमारा इस आधार पर हमको काम पर रखना है। तो अगर मालिक नहीं सुनवाई करता है तो कर्मचारी तो यूनियन का भी, कर्मचारी स्वयं भी मालिक से बात कर सकता है यूनियन के माध्यम, अगर यूनियन है तो यूनियन के माध्यम से बात कर सकता है। अगर मालिक नहीं सुनवाई करता है तो हर जिले में, हर क्षेत्र में, 2-3 जिला मिला के कहीं कहीं और कहीं कहीं हर जो बड़े ज़िले हैं हर ज़िले में वो सरकार ने श्रम अधिकारी नियुक्त किए हैं, और उसको जिसको समझौता अधिकारी कहते हैं, केंद्र सरकार के ने अपना अलग श्रम अधिकारी नियुक्त किया है, और ये राज्य सरकार ने अपना श्रम अधिकारी नियुक्त किया है। और दोनों अधिकारियों को, उनको जब वो समझौता कराते हैं तो उनको कंसल्टेशन ऑफिसर का उनको वो अधिकार दिया जाता है। तो जो कर्मचारी होगा वो श्रम अधिकारी को दरख्वास्त देगा अपने क्षेत्र के, उसमें अनिवार्य तौर से लिखेगा कि अपने जहाँ वो काम करता था उस विभाग का, उस स्थान का पूरा यानी पता, जहाँ वो चिट्ठी जा सके, जहाँ पहुँच हो सके, उसका पूरा पता देगा। वो कब से काम कर रहा था, किस तारीख को उसको निकाला गया, और किस तारीख को उसने समझौते का अंतिम बार प्रयास किया। यानी जो मालिक से समझौता मांगेगा वो अनिवार्य है लिखना कि किस तारीख को मैं मालिक से समझौते का प्रयास किया, समझौता मालिक ने नहीं किया, तब मैं लेबर कोर्ट में आया हूँ, और लेबर कोर्ट में नहीं तब मैं इस श्रम विभाग में आया हूँ। और श्रम विभाग में श्रम अधिकारी से वो दरख्वास्त करेंगे कि साहब हमारे मामले में समझौता करा दिया जाए, और अगर समझौता मालिक नहीं करते हैं तो हमारा मामला लेबर कोर्ट में से अभिनिर्णय करा दिया जाए। तो जो श्रम अधिकारी होते हैं वो विभाग को जो उस कर्मचारी की जो मालिक वाला है, जो एम्प्लॉयर विभाग होता है, उनको नोटिस जारी करते हैं और बोर्ड का गठन करते हैं, और कहते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त कीजिए, बोर्ड गठन कर देंगे। और अगर जो मालिक अपना प्रतिनिधि नहीं भेजते हैं बोर्ड गठन में, तो वो जो उनको श्रम अधिकारी को पावर होता है, जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी होते हैं, या श्रम आयुक्त होते हैं, या सहायक श्रम आयुक्त होते हैं, या समझौता अधिकारी होते हैं, उनको अधिकार होता है वो बोर्ड गठन के लिए किसी को भी जो उनके कर्मचारी अपने कर्मचारी हैं या यूनियन के कर्मचारी, उनको श्रम बोर्ड के मेंबर बना देंगे। उसके बाद उनको फिर दोबारा जब बोर्ड का गठन हो जाएगा तो फिर नोटिस भेजेंगे विभाग को कि बोर्ड का गठन हो गया है, आइए फला तारीख को समझौता करना है, समझौता कीजिएगा। समझौता के लिए नहीं आते हैं तो उनसे, हाँ एक बात और है कि इसमें दोनों पक्ष लिखित कथन देता है। जैसे अन्य मुकदमों में, अन्य कोर्ट में जो है एक ही यानी विपक्षी वर्ग वो देता है, लिखित कथन देता है, लेकिन इस मामले में यहाँ जो है लेबर के मामले में श्रम विभाग में और लेबर कोर्ट में दोनों पक्ष लिखित कथन देते हैं, और दोनों पक्ष लिखित कथन का जो है वह प्रत्युत्तर देते हैं, और जिसके पास जो कागज़ रहता है कागज़ देता है, कागज़ देने के बाद जो है वो समझौते का प्रयास होता है। और अगर समझौते का प्रयास फेल हो जाता है या अगर समझौता हो जाता है तो जो श्रम अधिकारी हैं या जो कंसल्टेशन ऑफिसर हैं वो समुचित सरकार यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसा भी मामला होता है उनको वो मामला भेज दिया जाता है कि ये समझौता हो गया, इसको गजट कर दिया जाए, तो राज्य सरकार को भेज देते हैं, गजट हो जाता है। यदि समझौता फेल हो जाता है तो समुचित सरकार को भेज देते हैं कि समझौता फेल हो गया, इसको लेबर कोर्ट में अभिनिर्णय के लिए भेज दिया है। तो समुचित सरकार जो नज़दीकी लेबर कोर्ट उस क्षेत्र का होता है वहाँ भेज देती, वहाँ पर वो सुनवाई होता है और वहाँ कार्रवाई चलती है। तो जिसको जो श्रम विभाग जो भेजता है लेबर कोर्ट में उसको अभिनिर्णय केस कहते हैं, और जो डायरेक्ट लेबर कोर्ट में लगाया जाता है उसको प्रकीर्ण केस कहते हैं, मिसलेनियस केस कहते हैं। ये हुआ लेबर कोर्ट के में मुकदमा कौन से लगते हैं और किस तरह के लगते हैं और कौन लगाता है।